आज हम देखेंगे 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक ना। पहला सवाल है AP -3 -1/2 कोमो 2 का 11वां पद। तो 11वां पद जब पूछे तो 11वां पद A11 का मतलब A+10D। एक कम करके तो क्या होगा, ए की जगह पर क्या -3 + 10 गुनो डी क्या था, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो -1/2 -3। यहाँ से सार्वंतर निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, -1/2 प्लस का 3। तो यहाँ पे 1/2 सार्वंतर आ जाना चाहिए 2 -1 + 6 5/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, 2 से काटेंगे 5 तो -3 + 25 तो क्या निकल जाएगा 22। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है AP 8 में पदों की संख्या पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पदों की संख्या AP यहाँ पे प्रथम पद दिया होगा, यहाँ से अंतिम पद दिया है, तो पदों की संख्या पूछा जा रहा है 41 38 35। उसके बाद जो भी चीज़ घट जाएगा तो 8 तक जब जाएंगे तो हमको इसमें पूछे पदों की संख्या। आसान तरीका से देखेंगे, अंतिम पद क्या है 8, अंतिम पद माइनस प्रथम पद करेंगे, इसका सार्वंतर 38 में से 41 जाएगा -3 और +1 जोड़ना। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछता है बार बार पूछा जा रहा है, इसी तरीका से बनाना है। 41 में से 8 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 33 माइनस का 33 -3 +1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 11 11 + 1 12, तो 12वां पद इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, समांतर श्रेणी इतनों के प्रथम 50 पदों का योगफल। तो SN बराबर, यहाँ पे सूत्र हमको मालूम है, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो n के जगह पर यहाँ 50 पद बोल रहा, तो यहाँ से हमको पहले दोनों n क्या होता है, a क्या होता है और d क्या होता है। तो n होता पदों की संख्या, a होता प्रथम पद और d होता सार्वंतर। तो 50 पद लेने हमको बोल रहा था, n के जगह पर 50/2 और 2a, a की जगह पर प्रथम पद क्या है 2 + n-1, n की जगह पर 50 -1 और d क्या होगा मेरा सार्वंतर, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 4 में से 2 जाएगा, द्वितीय मेरा सार्वंतर हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे यहाँ पे 25, तो 25 × 2 दूनी 4 + 50 में से 49, 49 दूनी 58, फिर 49 दूनी 98 हो जाएगा यहाँ पे। तो 25 × 98 + 4 तो 102, तो 25 × 25 दूनी 50 और 25 × 25 25 50 आंसर होना चाहिए, आंसर बी में दिया हुआ। ठीक। आगे देखते बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। तो जब पूछे ना कोई भी बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो इस प्रकार से बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। तो प्रथम में दोनों प्लस प्लस एक्स में करवाना, दूसरा में माइनस, इसमें प्लस, और यहाँ पे दोनों माइनस में, और यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस। तो हमको अगर पूछ दे ना किस चतुर्थांश में है, तो हमको अंक से कोई मतलब नहीं है कि दूर है, √7 है, वो सब सिर्फ इसका चिन्ह देखना है, प्लस है यहाँ माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में, प्लस और माइनस चौथा में ना। तो देखते हैं चतुर्थ कौन है, चतुर्थ आंसर डी। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे, 2 cos θ 0 तथा 0 2 sin θ के बीच की दूरी। तो इसका सबसे आसान सॉल्यूशन, यहाँ पे अगर 2 है ना, यहाँ भी 2 है, तो आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। क्यों, जब इस प्रकार से लिखते हैं ना, दो बिंदु के बीच की दूरी a2 - x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर √100। तो यहाँ पे जब 2 cos θ - 0 जाएगा तो क्या होगा, 0 किसी भी चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस यहाँ जब इसको घटा के स्क्वायर करेंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से 4 कॉमन चलेगा, √100 बच जाएगा, सॉरी हो जाएगा 4 कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 4 का निकल जाएगा 2। यहाँ पे हमको देखना क्या, अगर यहाँ 2 है तो 2 आंसर, यहाँ पे ए है, यहाँ ए है तो आंसर ए, अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो आंसर 5। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटौन बिंदु। x बराबर -2 है ना, और y बराबर 3, इसका कटौन बिंदु पूछे, जो x का मान है -2 तो -2, और y के जगह पर क्या है 3, 3 -2 3, जितना x और y का जो मान होगा वही पे उसका कटौन बिंदु हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न में। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कौन द्विघात समीकरण है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछ देता है, कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या हमको ax² + bx + c = 0, इस प्रकार के कोई चीज़ हमको दिया है,
या फिर इस फॉर्म में कोई चीज़ को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रूट में एक्स में क्या चला है, अंडर रूट नहीं होगा पहला को। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर एलसीएम लिया जाए तो नीचे में एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, ये एक्स जब इधर जा गुना होगा तो एक्स का पावर 3 बन जाएगा, तो आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जब लघुत्तम लेंगे एक और एक्स स्क्वायर और इससे गुण होगा तो एक्स का पावर 4 बनेगा, आंसर ये भी नहीं होगा। तो बचता है मेरा आंसर, तो 2x² माइनस का 5x बराबर, यहाँ पे जब ए माइनस बी खोल स्क्वायर इसको पूरा खोलना नहीं है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से 2x² में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो घट के और एक एक्स स्क्वायर तो बच ही रहा था। आंसर मेरे डी, अगर 3 ऑप्शन है तो चौथा तो होना ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मूल, तो हमको मालूम है अगर उसका मूल दिया हुआ हो तो x के जगह पर मूल रखने पर क्या है, हमको 0 के बराबर होना चाहिए, एक मूल दिया हुआ तो k का मूल निकल जाएगा। तो x के जगह पर क्या है, यहाँ पे 2 हमको लेना है, 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 k, x के जगह पर फिर 2 + 4 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 4 k + 4 बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकल 4 + 4 8 उधर जाएगा तो 4k बराबर -8, यहाँ से 4 दूनी 8 तो माइनस का 2, आंसर बी के साथ जाना चाहे। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 14, x बराबर 4 सॉरी यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मूल को मालूम, अगर ये इसका गुणनखंड है 30 से भाग देने पर इसका शेषफल 0, उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है। अगर इसका एक गुणनखंड x + 3 है तो इसका एक शून्य इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -3, इसका एक क्या होना चाहिए, शून्य, और शून्य को मालूम है अगर x की जगह पर इसको रख दें तो इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो x बराबर -3 यहाँ पर रखेंगे, a -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 1 बराबर 0। यहाँ पे देखते हैं 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, तो 9a प्लस गुना -3 + 1 बराबर 0, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा 9a बराबर 2, तो a बराबर 2/9, तो 2/9 आंसर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, p के किस मूल के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समूल, तो मूल वास्तविक एवं समूल कब होता है, जब विवेचक उन्हें डी का मूल 0 के बराबर होना चाहिए, और डी बराबर हम लोगों को मालूम होना चाहिए b² - 4ac। बी क्या होता है, एक्स का गुणन, तो एक्स का गुणन क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर क्या है यहाँ पे p, और सी के जगह पर क्या है 3 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 -4 तो 12 p बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 बराबर 12p, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा p बराबर 4/12 और 1/3, आंसर बी के साथ जाएंगे हम लोग। फिर पूछ रहा द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जब पूछे तो उसका वास्तविक एवं असमूल हो सकता है, वास्तविक एवं समूल हो सकता है। ठीक, उसके बाद काल्पनिक नहीं, वास्तविक नहीं, यही 3 ऑप्शन हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं डी, जिसको विवेचक बोलेंगे, तो डी बराबर हम निकालते हैं क्या b² - 4ac, यहाँ से निकालेंगे डी, तो b² - 4ac निकालेंगे, इसका मान या तो 0 से डी का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, या फिर डी के बराबर होगा, या फिर इसका मान 0 से छोटा होगा, यही 3 कंडीशन। तो पहला कंडीशन में अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा वास्तविक एवं यहाँ से वासमून आएगा, और यहाँ पे बराबर तो वास्तविक एवं क्या आएगा, यहाँ पे समून आएगा, और यहाँ पे काल्पनिक हो जाता है। ठीक ना, तो इसको तुरंत देखते हैं हम लोग, तो b² - 4ac निकालें, तो b की जगह पर क्या होगा -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 6 और c अचर पद 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे 6 × 24 24 × 5 120, हमको देखने में लग रहा है ऐसा माइनस में जाएगा, तो माइनस होने वास्तविक नहीं हो रहा, आंसर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण x² + x - 20 बराबर 0 का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल इसका पूछ रहा है। तो यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका दूसरा मूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे हमको करना नहीं है। हमको मालूम है अगर शून्य का अगर इसका अगर एक मूल दिया तो हमको मालूम है मूलों का योगफल अल्फा × बीटा क्या होता है c/8, तो एक मूल अगर अल्फा है दूसरा मूल बीटा, अल्फा बराबर 4 मूल है तो हमको बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा 4 बीटा मालूम नहीं है, और सी
माइनस बी, और ये क्या होता है एक्स का गुणक, तो एक का तो कोई हम नीचे मतलब नहीं बन रहा था, 4 से काटेंगे तो क्या होगा -5, तो आंसर जाएगा माइनस। यूँ समय सा भी निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -1 बटे 1, तो -1, और यहाँ से अल्फा का मान 4 है तो हमको बीटा का मान चाहिए, तो -1, तो b बराबर -1 और 4 है प्लस में धरा का -4, तो -5 आंसर। यही दो में इसको एक तरीका लगाएंगे हमको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + 6x + 0 का मूल अल्फा एवं बीटा, तो α² + β², इसको भी निकाल सकते हैं और समूल भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, या फिर इसको देखते हैं अल्फा प्लस a² + b², इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर से फार्मूला निकलता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग -b/a, तो माइनस यूँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा -6, और अल्फा इंटू बीटा क्या c/5, तो यूँ से मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या -6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकला 5, तो 6 का स्क्वायर 36 -5 दूनी 10, क्या निकल जाएगा 26, आंसर सी। आगे देखते हैं द्विघात समीकरण px² - qx + r = 0 के मूल, तो मूल हमको मालूम है, ऐसा हम लोग पढ़े थे ax² + bx + c = 0 के मूल, तो हम पढ़े थे -b + -√b² - 4ac/2a, तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं क्या b की जगह पर -q है, c की जगह पर r है और a की जगह पर p है, तो हमको वही चीज़ रख देना, कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कुछ भी डाटा दे देना उसके लिए घबराना नहीं है, तो माइनस और b की जगह पर क्या हो जाएगा -q, उसके बाद प्लस -b², b की जगह पर -q, तो q का स्क्वायर करेंगे माइनस है तो प्लस बन जाएगा q -4 a की जगह पर p, और c की जगह पर क्या है r/2a, a की जगह पर फिर p, तो माइनस गुना माइनस प्लस क्या बनेगा q प्लस -√q² -4pr/बटे यहाँ पे 2p, आंसर किसके साथ जा रहा है q² प्लस q प्लस -p² 4pr/2p, आंसर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, x बराबर -1 दोनों समीकरण, इसका और इसका एक मूल एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p का मान, कहने का मतलब क्या x के स्थान पर यहाँ पे -1 रखने पर इसके 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे रखने पे भी 0 के बराबर, तो p + q का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो मूल है तो यहाँ पे x का मान रखें तो इसको संतुष्ट कर देगा, तो यहाँ पे मान रखते हैं और उस p का मान निकालते हैं 2 × x² उनकी x की जगह पर -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 × -1, तो -3 प्लस p बराबर 0, तो क्या निकल जाएगा 2 × 1 2 -3 प्लस p बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा p बराबर 1 2 -3, तो -1 उधर जाएगा तो +1, तो p का मान 1 निकल गया, अभी उस q का मान निकालते हैं, क्या दिया q², तो q रह जाएगा x की जगह पर -1 का स्क्वायर तो 1, तो मोनी q, और यहाँ पे q और x की जगह पर -1, तो माइनस गुना माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे q और +4 बराबर 0, तो क्या निकल रहा q + q, 2q बराबर 4 है प्लस में धरा -1, तो q बराबर -2, तो हमसे क्या पूछा p + q, तो p की जगह पर क्या निकला 1 और q की जगह पर -2, तो -1, तो आंसर किसके साथ जाएगा b, आंसर b के साथ जाएगा -1। ठीक, फिर आगे देखते हैं, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या, चलिए हम वृत्त बना लेते हैं, दो समांतर स्पर्श रेखा, तो दो समांतर स्पर्श रेखा ऐसा, तो जब इसको यहाँ से गुजारेंगे इसको यहाँ से गुजारेंगे, दोनों समांतर है, तब इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 10, तो वृत्त की त्रिज्या मालूम है, अगर वृत्त का केंद्र है तो इसको केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं 90 डिग्री, और इसको भी जब मिला देते हैं तो 90 डिग्री, वैसे भी जब दोनों समांतर है तो इसको मिलाते हैं 90 डिग्री, तो दूरी कितना है 10, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 10 है, तो त्रिज्या इसका क्या आ जाएगा आधा 5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जब एक ही स्पर्श रेखा दोनों वृत्त पर बता देते हैं, इसका क्या होगा, दो वृत्त बाह्य रूप से, अगर एक वृत्त यहाँ पर हम बना दिए, एक यहाँ पे बना दिए, बाह्य रूप से स्पर्श करा, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा,
एक वृत्त यहाँ पे, एक वृत्त यहाँ से एक दूसरे को टच कर रहा है इस प्रकार से। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अगर एक रेखा ऐसे गुजार दे तो दोनों वृत्त के लिए कौन कर रहा स्पर्श रेखा, एक ऐसे गुजार दे, दूसरा हो गया एक यहाँ से गुजार सकते हैं, तीसरा, तो टोटल 3। इस प्रकार का इसमें 2-3 केस और बन सकता है, उसको भी बता देते हैं जल्दी में। जब हमसे पूछे ना कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे, कुछ इस प्रकार से, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो यहाँ से इसे गुजार सकते हैं, पहला, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा। तो इस प्रकार में क्या होगा, टोटल 4 हो जाएगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करे, एक वृत्त यहाँ पे होगा, एक वृत्त इसके अंदर, इस प्रकार से आंतरिक रूप से स्पर्श करने पर सिर्फ इससे और सिर्फ एक, इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है। यदि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर P एवं P दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो हो, यदि P बराबर तो P, हमको कहा कि अगर कोई वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो सिर्फ इससे बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, भी क्वेश्चन पूछता है, और दोनों आपस में बराबर, अगर PA 6 तो PB भी 6 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक वृत्त इस प्रकार से बना लिए, स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा एक बिंदु से इस प्रकार से 60 डिग्री कोण पर यहाँ पे झुकी हुई है, और क्या वृत्त का त्रिज्या कितना, 3 है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, वृत्त का त्रिज्या इस प्रकार से फिगर बना लिए, ठीक, और यहाँ पे 3 दिया। हमको मालूम है अगर इस प्रकार से, अगर इसको केंद्र से मिला देते हैं तो ऊपर और नीचे का दोनों त्रिभुज क्या था, सर्वंसम होता, और इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट देता। अगर ये 60 है तो 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हमको मालूम है इसको जब केंद्र से मिलाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको त्रिज्या पूछा जा रहा था, प्रत्येक स्पर्श है, तो हमको इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, इसके सामने का लंब और आधार, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमको मिल जाएगा, और इस एंगल में हमको क्या थे, 90 डिग्री से कर्ण बोलते हैं इसके, और एंगल के सामने वाला को हम लंब बोलते हैं। तो हमको लंब दिया हुआ है, हमको आधार चाहिए, तो उसका लगाए लंब और आधार किस फार्मूला होता है, 10 में। तो हमको लगाना है 10 30 डिग्री बराबर क्या निकल जाएगा, 3 और ये स्पर्श रेखा जो हमको दिया हुआ है ना, यही चलेगा स्पर्श रेखा की लंबाई, जो भी हम मान लेते हैं x। तो 10 30 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर 3/x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, कोण को निगुण 3√3। अच्छा क्वेश्चन हमको लगा। इस प्रकार क्वेश्चन जब आए ना तो इसको इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 हो तो थीटा का मान, हम एक बात जानते हैं, अगर साइन और कॉस इस प्रकार से हमको बराबर दिया जाए तो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पर साइन कॉस है तो यहाँ टेन कॉट भी हो सकता है, इससे कॉसेक भी हो सकता है। वैसे भी हमको मान जो कॉस 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। यहाँ 20 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 40, तब जा करके 60 पर, या फिर दूसरा तरीका दोनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस थीटा प्लस 30 बराबर हमको क्या मिलना चाहे 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90, और यहाँ पे 30 20 50 इधर आ करके 50 घटेगा तो 40 डिग्री, सीधा सीधी आंसर, ठीक। अब देखिए त्रिभुज ABC में कौन सी 90 है, तो साइन A प्लस B। तो कोई समकोण त्रिभुज इसका मतलब दिया हुआ इस प्रकार से, A हुआ, यहाँ पे C, यहाँ पे B। तो C 90 डिग्री है तो A प्लस B मिल के भी हमको 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन A प्लस B हमसे पूछा जा रहा है, साइन A प्लस B का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री। कहने का मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान, हमको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे थीटा के यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, लेकिन दोनों पे सेम रहना चाहिए, उसका मान 1। तो यहाँ से यहाँ तक का मान 1 और वहाँ पे प्लस 2, तो 2 1 3 आंसर डी के साथ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक्स बराबर निकलेगा क्या, एक्स बराबर 1 कॉस है, गुणों में धरा का भाग में कॉस थीटा, तो एक्स बराबर सेक थीटा निकल जाएगा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा का फार्मूला। उसी प्रकार से वाई बराबर हमको दिया हुआ है टेन थीटा, तो क्या पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर है सेक स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई बराबर क्या हमको दिया है 10। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। अगला देखते हैं। साइन थीटा बराबर 3/4 और टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है।
सबको मालूम साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पहला चीज़। और यहाँ पे लंब, और टेन में भी होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ साइन के ऊपर में यहाँ भी लंब आना चाहिए, 3 ऊपर में 3 बनना चाहिए। किस ऑप्शन में है, तो आंसर डी के साथ है। तो इसे हम पाइथागोरस लगा के 3 4 है तो यहाँ से 5 हम कर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऊपर में 3 दिया था, हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, आंसर डी के साथ सीधे चल जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के डाटा बदल क्यों, कभी 1 + cos A 1 - cos A है, तो यहाँ पर cos की जगह पर साइन भी हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, जो चीज़ है ना उसी से हो माइनस या तो ऊपर नीचे प्लस है, 1 + cos A और 1 + cos A से ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुना। तो 1 + cos A 1 + cos A दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 1 + cos A निकल जाएगा। और बटे यहाँ पे क्या बन जाएगा, A - B इंटू A + B। तो क्या होता है, A - B इंटू A + B, A² - B², मतलब क्या हो जाएगा, √1 - cos² A। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + cos A। ठीक, तो 1 - cos² A किसका फॉर्मूला होता है, sin² A का। और रूट के अंदर से बाहर हमको साइन निकल जाएगी, तो सीधे सीधे फार्मूला हो गया sin A का। तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, 1 बटे sin A प्लस cos A बटे sin A। तो 1 बटे sin A cos A के, और cos A बटे sin A cot A। आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे आंसर बी के साथ जाएगा। एक चीज़ और, अगर यहाँ पर माइनस है तो आंसर प्लस वाला कोई आना चाहिए, जो किसी में दिख रहा हो, ये सब दोनों ऑप्शन होने का कोई चांस नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 15, 6 एवं इतना हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या, उसके चारों दीवारों को देखना है, उसके ऊपर और नीचे वाले फलक को छोड़ देना है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। तो 2 × L हो गया लंबाई 15, B की जगह पर क्या होगा, चौड़ाई 6, और ऊंचाई H कितना है, 5। 15 6 कैसे 42, 42 × 5 210 मीटर। आंसर बी के साथ जाना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा पूछे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जब हम बनाते हैं या फिर एक आकृति से दूसरे में किसी चीज़ को परिवर्तन करते हैं, उसका आयतन कभी नहीं बदलेगा। ठीक ना, तो आयतन यहाँ पे नहीं बदलना चाहिए। तो एक घन दिया जिसका भुजा कितना 8 है, तो घन का आयतन 1 क्यूब, तो 8 क्यूब बराबर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बन, तो इसका आयतन भी क्या होगा, 1 क्यूब। लेकिन कितनों घन बना सकते हैं मालूम नहीं, तो यहाँ पे n कर देते हैं, तो हमको n का मान चाहिए। तो n बराबर क्या निकलेगा, 8 का क्यूब बटे 4 का क्यूब। और तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 8 बटे 4, इसको एक साथ लिखा जा सकता है, 4 से 2 और 2 के पावर 3, आंसर 8 के साथ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। धातु के 3 घन जिनके किनारे 3, 4 तथा 5 सेमी हो को पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठीय। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। इसमें 3 घन को जब मिला के एक बड़ा घन बनाते हैं, हम 3 इस प्रकार से घन ले लेते हैं, और इससे जब कोई बड़ा घन बनाते हैं तो हमको मालूम है उसका क्या आयतन, जितनों ई तीनों का आयतन होगा उतनों इसका अकेले का आयतन होता है। हम आयतन को बराबर कर देंगे, और फिर यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, घन का किनारा निकाल, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे घन का आयतन क्या था, 1 क्यूब। तो क्या निकल जाएगा इसका, इसको इस सीट पर देख लेते हैं। 1 क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर एक बड़ा घन निकलेगा, जिसका मान लेते हैं 1 क्यूब। ठीक, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125। इसको जोड़ने पर शायद 216 आता है, और 1 क्यूब। तो ये बराबर यहाँ से निकल जाएगा कितना, 6। तो इसका बड़े घन का किनारा हमको निकल गया 6, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका था 4a²। तो 4 गुना 1 की जगह पर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 4 144। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन हमको लग रहा है। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हो तो उनके आयतनों का अनुपात। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेलन का आयतन पहले होता है क्या, आयतन वॉल्यूम πr²h। तो 2 बेलन दिया है, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, ऊंचाई भी अलग अलग है। एक को मान लेते हैं r1, एक को मान लेते हैं उसका ऊंचाई h1, और इसका त्रिज्या एक और निकालना πr2² × h2²। ठीक ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब अनुपात लेते हैं ना,
तो जो समान चीज़ है उसको कैंसिल करती हूँ, सब पाई से पाई कैंसिल करूँ, क्या R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पहले का त्रिज्या कितना 2, 2 का स्क्वायर करना गुना H1 इसका ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई यहाँ से निकलेंगे 5 अनुपात, यहाँ से फिर R2 कितना है 3 का स्क्वायर और H1 कितना है यहाँ से 5 का, H2 कितना 3 का स्क्वायर, R2 कितना दिया 3 दिया और ठीक, और H2 यहाँ पे हमको 3 दिया ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20 और यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं सिर्फ एच होना चाहिए, सिर्फ एच, 3 दूनी 9 और 9 तिया 27, तो 20 अनुपात 27 आंसर बी के साथ जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेना है। इस प्रकार से वैसा पूछा जा सकता है, ऊंचाई दे देगा, आयतन का अनुपात दे देगा, त्रिज्या का अनुपात पूछ लेगा, आयतन का अनुपात दे देगा, ऊंचाई दे देगा, फिर त्रिज्या, किसी भी अनुपात दो को दे करके तीसरा हमसे पूछा जा सकता है। इसी चीज़ का इस्तेमाल करना, देख लेंगे उसको। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी आधार की त्रिज्या 14 है, तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा। तो बेलन का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 2πr/h बराबर हमको दिया 1760। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हो, त्रिज्या दिया हो, ऊंचाई पूछ रहा था। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमको दिया हुआ 14, ऊंचाई मालूम नहीं, तो 1760। अब 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 के 11, 11 छक 66, यहाँ पे 160। तो 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16 39 बार में, 7 से 7 दूनी 14, फिर 2 से कटेगा 20 बार। एच बराबर हमको 20 आना चाहिए। फार्मूला बेस है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो, और इसकी ऊंचाई हमको दिया हुआ है, लंबाई इतना हो तो धातु का आयतन। इसको देखते हैं, एक बेलन जब इस प्रकार से होता है ना, खोखला बेलन है, तो इसमें कुछ न कुछ हमको मोटाई दिया हुआ होगा इस प्रकार से ठीक। तो यहाँ से त्रिज्या इसका बाहरी त्रिज्या, तो यहाँ अगर यहाँ क्या सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या हमको 4 दिया हो, और आंतरिक त्रिज्या इसको और यहाँ से यहाँ तक कितना 3 दिया है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, धातु का आयतन पूछ रहा है, नो कि बेलन का आयतन। तो बनोने में जो धातु लगा इसका आयतन हमसे पूछा जा रहा। तो इसको देख लेते, धातु का आयतन जब पूछे तो 2π, बेलन का आयतन πr²h ठीक ना। तो यहाँ पे 2 त्रिज्या जब दिया हो तो इसको ऐसे लिखेंगे π/r²। एच दोनों के लिए सेम रहेगा, ऊंचाई में कोई डिफरेंस नहीं, और माइनस पाई, यहाँ पे छोटी त्रिज्या, यहाँ पे एच। तो यहाँ से क्या हमको कॉमन लेंगे, पाई और एच कॉमन आएगा, तो पाई और एच को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा r² - r²। तो पाई का मान यहाँ पे ले लेते हैं 22/7, ऊंचाई हमको दिया हुआ 10, और इसकी ऊंचाई लंबाई 10 हो ठीक। उसके बाद हम देखते हैं r², आर की जगह पर बड़ी त्रिज्या कितना हमको 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना, और यहाँ से a² - b², ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 3 7 गुना, दोनों को घटा देना, और यहाँ पे 10 है, इसको लिख देंगे। तो इसी 7 ही 7 कैंसिल, 22 गुना 10 220, आंसर क्या होना चाहिए 220, आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला है, यदि किसी शंकु का आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई l हो तो शंकु का पूछा जा रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, और πrl, तो पाई r दिया हुआ, l दिया हुआ, त्रिज्या की ऊंचाई लेते हैं, तो आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अगर वक्र पूछे तो 2πr²। तो यहाँ से हमको इसका इस्तेमाल करना है, तो 3π, r हमको दिया हुआ ना, यहाँ पे व्यास दिया है ना, तो व्यास दिया है 14, हमको ध्यान देना है, कभी कभी विद्यार्थी व्यास को ही रख के बना देता है, आंसर गलती निकाल लेता है। तो त्रिज्या यहाँ उसका निकल जाएगा, 14 में 2 से भाग देंगे 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 49 9 3 147 पाई ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, एक शंकु का आयतन हमको दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो इसकी ऊंचाई, तो शंकु का आयतन क्या था 1/3 πr², और πr² क्या होता है आधार जो बनता है शंकु का। इस प्रकार से शंकु का आधार क्या होता है वृत्त होता है, और यही वृत्त मेरा है, वृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं, उसमें ऊंचाई से गुणा करके 3 से भाग करते हैं ठीक। तो आयतन किसके बराबर है 1570, तो 1/3 पाई का मान हमको लेना 22/7,
ओ नहीं, इसका मौन ही लेना। विदित आधार का क्षेत्रफल 314 है ना, इस पूरे का स्थान पर हमको क्या लिख देना, 314 गुना एच हमको निकालना 1570। यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, 314 है 1570, इसमें पौंस कट जाएगा पूरे पूरी, तो एच बराबर 3 है, भाग में उधर जाएगा तो गुना पौंस दिया 15, आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन पूछा जा रहा, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब, तो 4/3 लिखना है। पाई का मान इसमें लिया नहीं, थम भी नहीं लेना है यहाँ पे, और आर का मान क्या है 2r, तो 2r का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8r क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32/3 पाई आर क्यूब, 32/3 पाई आर क्यूब, आंसर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते पूछी जा रही कौन संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूर्णांक और प्राकृत, तो यहाँ पे क्या 64 81, 64 का 8 निकले 81 गुना, तो परिमेय बन रहा प्लस 16 का 4 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ 9 का 3, तो यहाँ पे परिमेय संख्या बनेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको देखते दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 5 माइनस रूट 5 का गुणनफल, अगर यहाँ पे 3 प्लस रूट 6, अगर 3 माइनस यहाँ पे रूट 6 रहता तो परिमेय बन जाता, क्यों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस प्रकार से जब डिफरेंट हो हमेशा वो अपरिमेय संख्या बनेगा, आंसर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.3 पर रखेंगे प्लस 0.4 पर का सरलतम रूप पूछा जा रहा, इसको हम शॉर्ट में बता चुके हैं कि 3 है, 1 पर रखेंगे तो यहाँ पे 1 9 प्लस यहाँ पे 4 है, 1 अंक पर रखेंगे तो यहाँ पे 1 9, 9 और 9 का लघुत्तम यहाँ पे 7 बनेगा, तो 7/9 आंसर बी के साथ जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं 156 को लिखा 2 के पावर x गुना 3 के पावर गुना यहाँ पे 13 के पावर z हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, कहने का मतलब 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा है, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें 2 कितना बार आता है, तो 156 अगर आप लिख देते हो लिखा हुआ है शायद 2 के पावर 2 और यहाँ पे 3 एक बार आएगा और 13 भी एक बार। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, 2 कितना बार आता है 2 बार, और यहाँ पे 3 का पावर और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, y का स्थान पर 1 लेना, और z के स्थान पर भी नहीं कुछ तो 1 है, तो x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 और z की जगह पर 1, 2 1 3 1 4, आंसर 4 होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हमसे पूछा जा रहा है रूट 10 गुना रूट 15, जब रूट में दो चीज़ अलग अलग गुण इसको एक साथ लिखा जा सकता है 10 गुना 15, और इसके अंदर दो बाहर होने का तरीका क्या है, यहाँ पे 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, सेम चीज़ जब हम गुना तब एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 5 मिल के 5 और यहाँ पे 2 और 3, 2 गुना 3 6 बच रहा, तो रूट में कोई चीज़ बच रहा तो वह अपरिमेय संख्या का आंसर बी। ठीक, फिर इसको कहता p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, कुछ नहीं करते 10 में और आएंगे, 3 अंक है तो नीचे में 3 को 0 देना है, अगर किसी संख्या का अंत में पहुँच रहे 0 तो 5 से कटेगा, तो उम्मीद है 5 से कटेगा दोनों, 5 से 5 10 है, और 5 से काटेंगे 10, यहाँ पे 200 और यहाँ पे अब नहीं कटेगा, तो हमको 200 को खंड खंड करना है, तो किस तो रहेगा, तो 200 को देखते हैं 2 गुना 100, 100 को लिख सकते हैं 25 गुना 4, 5 के पावर 2 गुना 4, तो नहीं यहाँ पे 4 को भी 2 के पावर 2, तो 2 21/2 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 के पावर 3 5 के पावर 2, आंसर सी के साथ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं दो संख्या का मौस और लॉस हो तो संख्या का गुणनफल होगा, हम सबको मालूम है दो संख्या का मौस होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उन्हें दोनों का मौस और लॉस दिया, उन्हें दोनों संख्या का गुणनफल पूछे तो इस दोनों को गुणा कर दे, हमको मालूम है a गुना b बराबर HC ऑफ a गुना b गुना LCM a गुना b, यहाँ पे क्या चीज़ 1 2 3 4 चार चीज़ में उसको 3 चीज़ दे करके हमसे कोई दूसरा या फिर तीसरा पूछा जा सकता है, उसको इसका इस्तेमाल कर, लेकिन अब हम ऐसे एल्सियम दे दोनों को सिर्फ गुना करो, दोनों का गुणनफल निकल जाएगा, तो 25 गुना 5 125 और 1 0, तो आंसर ए के साथ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दिया है, क्यू का दिया आर का, तो ए का मान पूछा, कुछ नहीं करना, ए बराबर बी की जगह पर कितना दिया है 61 गुना क्यू की जगह पर कितना दिया है 27 प्लस आर की जगह पर कितना दिया है 32। ठीक, इस प्रकार से हम गुणों करके देख सकते हैं, तो 61 गुना अंतिम में 7 प्लस जो अंतिम में 9 जन चाहे अंतिम में 9 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद यहाँ पे गुणों करके लिखा हुआ, अगर ये गुणों सही है तो आंसर यहाँ पे ए मारा, गुणों करके देख लीजिएगा, आंसर जो भी हो तरीका सिर्फ हम बता दिए, हो सकता है कि एक स्थान पर कुछ दे दें, ठीक ना,
हो सकता है और बी दे दे, क्यू छोड़ दे और आर दे दे, पूछेगा क्यू का मान। तो इस प्रकार से दे करके आगे पीछे करके इसको निकाला जा सकता है। गुणों करके आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो भी आए। ठीक, अब देखते हैं क्यू एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखते जब इस प्रकार से क्वेश्चन देती हूँ जहाँ पे क्यू है क्यू है क्यू है क्यू, हो सकता है इसके जगह पर एम भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हमेशा सम संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। तो अगर विषम पूछे ना तो दोनों जगह हमको एक जगह सम है तो दूसरा जगह हमको विषम दिखना यहाँ पे जरूरी है, ठीक ना। यहाँ पे यही विषम हो जाएगा। अगर यहाँ पे सम है तो इसको सम बोलेंगे, यहाँ पे सम है तो ये भी सम होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 2-3 साल से बार बार पूछा जा रहा है, इसको देख लीजिए। अगर सम पूछते हैं तो ये 3 भी ये सम बन रहा है, इसको ऐसा भी लिखा जाएगा 2m+4, इसको हम सम बोलेंगे 2m+3। यहाँ पे भी सम आ गया तो इसको विषम बोलेंगे। आसान तरीका है इसको देखने का। ठीक, उसके बाद पूछा जाए दो लगातार विषम संख्या का मौसम। तो विषम संख्या लगातार विषम संख्या, एक विषम संख्या 3 लिए तो अगला 5 लिए, ये दोनों का मौसम 3 और 5 का मौसम हमेशा एक। अगर इसी में पूछ देते हैं दो लगातार सम संख्या का मौसम तो हम वहाँ पे आंसर उसका 2 लगाएंगे। ठीक, 2 4 3 प्रकार से मौसम 2। और पूछेगा दो अभाज्य संख्या का मौसम तो आंसर 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 10 5 10 25 10 30 10 65 10 50 इस प्रकार। तो हमको मालूम है एक फार्मूला है 10a इंटू 10b 1 होता कब, अगर ए और एंगल ए और बी मिलके एक हो जाए। इसको फिर से लिख देते हैं, क्या है हम लोग सूत्र पढ़े थे 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात क्वेश्चन फार्मूला क्या बता रहे हैं 10a इंटू 10b मिल के कब होता है जब एंगल ये दोनों जोड़ करके क्या हो जाए 90। क्यों, अगर इस 10 को बदलेंगे तो यहाँ पे कॉट ए ये चला आएगा, इसीलिए हम ऐसा बोले। तो 10 5 और 10 85, एंगल 5 और 85 जोड़ कर 90 हो रहा और गुणों में तो इसका मान 1, इस प्रकार से इसका मान 1 और 25 और 65 को जोड़ेंगे 90 पूरा तो इसका मान 1, 1 गुणों क्यों से बन रहा और यहाँ पे 10 30 बच रहा, 10 30 का मान 1/√3। तो 1 गुणों 1/√3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। इसको देख लेना। अगर यहाँ पे कॉट भी रहता ना तो आंसर में यहाँ पे कॉट 30 होता तो आंसर उसका भी हो जाता उस केस में, लेकिन यहाँ पे आंसर सी। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 का मान पूछा जाए। इसको 2 नंबर में भी पूछता है क्या कि इतना बराबर हमको सिद्ध करे 0 के बराबर होता है। इस टर्म या फिर 2 टर्म हमको दिख रहा ना, या तो इसको cos में बदल देना दोनों के, या फिर इसको sin में बदल देना है। तो इसका आंसर क्या चलेगा जी, तो जो sin 38 का साइन हमको पता है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और वो इसका उल्टा cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो यहाँ पे जो sin 38 का मान है वही cos 52 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है cos 52 इंटू जो sin 52 का मान है वही cos 38 का मान, और दोनों सेम चीज़ है, दोनों घटाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 23 cosec 42/sec 48 गुना cos 37/sin 53 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, जब इस प्रकार से देखें जब एंगल को जोड़ कर 90 पूरा रहा तो इसका आंसर 1, और यहाँ पे एंगल को जोड़ कर 90 पूरा आता है आंसर 1। तो 1 गुना का आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना यहाँ पे cosec 42 यहाँ पे sec 42 होना जरूरी, cos है तो sin होना जरूरी है। ठीक, फिर आगे देखते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा √3 है, तो 10 अल्फा बराबर 1/√3 है, तो हमसे 10 बीटा का मान पूछा जा रहा है। एक चीज़ हमको मालूम है 10 अल्फा प्लस क्या दिया हुआ है बीटा, और √3 किसका मान था 10 60 का मान। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा एंगल का मान कितना दिया 60, और 10 अल्फा का मान 30, 1/3 1/√3 किसका मान था 10 30 का मान। मतलब यहाँ से अल्फा बराबर कितना दिया 30, हमको 10 बीटा का मान पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा मिलकर अगर 60 है तो इसका मतलब यहाँ अगर 30 रखते हैं तो बीटा का मान भी क्या चलेगा 30। तो हमसे 10 बीटा का मान पूछा, 10 30 डिग्री और 10 30 डिग्री 1/√3, आंसर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं √2 sin π/4 प्लस cos π/4। तो यहाँ पाई का मान हमको 180 लेना है, और पाई 180/4 तो 45। तो यहाँ पे √2 गुना हमसे पूछा जा रहा sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। एक दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जहाँ पे पाई लिख दिया, तो पाई के जगह पर 180 लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो √2 और sin 45 को 1/√2, इसका भी 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2, यहाँ पे जोड़ घटा कर लेना है, √2 हो जाएगा
लघुत्तम यहाँ से 2 कैंसिल हो जाए, आंसर बी 2 होना चाहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने का तरीका है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से कट कुट के जाएगा ना, देख लीजिए। लेकिन इसका शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 ना 25। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, इनकी त्रिज्या का। जब वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछे, व्यास का अनुपात पूछे, परिधि का अनुपात पूछे, सेम होगा। अगर क्षेत्रफल दिया है तो इसका रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाए हमको, त्रिज्या का अनुपात। तो एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्स निकल जाएगा, और वाई स्क्वायर तो वह एक्स अनुपात हुआ, आंसर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर यहाँ से 7 निकलेगा। लेकिन हाँ, गलती विद्यार्थी नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ व्यास और देखेगा 7 आंसर मारेगा, जो कि गलत है। तो उसका व्यास पूछा ना, इसमें 2 से गुणा करके क्या बोलना, 14, डी बराबर 14 निकल जाएगा। ठीक, देखते हैं। 5 चक्करों में 14 सेमी त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। 5 चक्कर में अगर कोई पहिया, हमको मालूम है पहिया गोल होता है। ठीक, एक चक्कर में पहिया उतना ही दूरी तय करेगा जितना उसका क्या होगा, परिधि होगा। अगर इसको खोल के देखे तो सबके इतना लंबा जाए, तो 5 चक्कर में, तो एक चक्कर में जितना दूरी तय करे वही वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तीन से 2 गुना पाई का मान क्या रखना, 22/7। आर के जगह पर यहाँ कितना देना है, 14। 5 चक्कर लगा रहे हैं तो गुना 5 करते हैं, जितना चक्कर लगा तो उसे उतना से गुना करेंगे। 7 से कटेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौक 88, और 88 गुना यहाँ पे 5 होना चाहिए। 88 गुना 8 5 40 की जरूरत है, आंसर भी के साथ जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो उनकी परिमितियों का अनुपात। ठीक, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, ए स्क्वायर, उन्हीं भुजा का स्क्वायर। तो वृत्त का त्रिज्या हम मूल लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और बराबर है किसके, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, तो उन्हें मूलतः ए का स्क्वायर। हमसे उसकी परिमिति का अनुपात ने, तो वृत्त का अगर त्रिज्या निकल जाए और यहाँ वर्ग का भुजा निकल जाए, तो उसका परिमिति का भी अनुपात लेंगे, जो हमको यहाँ से मिलेगा। दोनों में रिलेशन हम यहाँ से निकालते हैं। आर स्क्वायर रहने देती हूँ, ए है ए स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पाई है गुणों में इधर आएगा तो भाग में 1/पाई। तो यहाँ से स्क्वायर है, सिर्फ अगर हमको त्रिज्या आर और ए काम हो जाए तो अंडर रूट हो जाएगा 1, और यहाँ पे रूट पाई। ठीक, तो हमसे क्या पूछा, उनकी परिमिति का अनुपात। तो वृत्त का परिमिति क्या होता है, 2 पाई आर अनुपात, और वर्ग का परिमिति 4 गुना भुजा, उन्हीं भुजा को ए मानते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ 2 गुना पाई रह जाएगा, आर का मान अभी निकला है 1 अनुपात 4, और भुजा यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से कंपेयर करेंगे क्या, रूट पाई। तो यहाँ पे क्या लगाना, रूट पाई। ठीक ना, तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, और ये पाई है यहाँ रूट में, इसको काट सकते हैं रूट पाई बार में, और रूट पाई अनुपात 2, इसको क्या आंसर जाएगा, आंसर टी के साथ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 2a + 3b बराबर 8 एवं 3a - 4b बराबर -5 हो तो a का मान। इसको हम लोग हल करने का तरीका देखे थे, अध्याय 3 में ऐसा दिया हुआ। यहाँ से वर्ग गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन, तीनों में इसको विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप आंसर यहाँ पर रख करके देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2 रकम क्या, यहाँ पे इसका मान 18 चेक करते हैं। 2 यहाँ पे 1 की जगह पर 2 गुना 1 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8 पूरा रहा, तो यहाँ पे रख के चेक करते हैं। 3 गुना 3 माइनस, यहाँ पे 4 गुना 2, 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा -5, यही आंसर हो जाएगा, आंसर ए के साथ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 2 रैखिक समीकरण में 2x - 3 बराबर 8 एवं 4x - 6 बराबर 9 है। तो मतलब संगत है व असंगत है, आश्रित। तो सब कंडीशन बताते हैं क्या होता है, उससे हमको चेक करना होता है a1/a2, और यहाँ से b1/b2, और c1 और c2। अनुपात का हम क्या करते हैं, तुलना करके पहले देखते हैं। तो यहाँ से क्या हमको उतना देखना नहीं, 4x इसके सामने लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या माइनस का 6 है बराबर 9। इसको इस प्रकार से घेर के कट करते हैं। एक्स 2 से यहाँ पे 2 बार में, तो 1/2 यहाँ से आएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 1/2 दोनों बराबर हो गया, a1/a2 बराबर आ गया यहाँ पे
और फिर C1/C2 8/9 जो कि बराबर नहीं। जब ऐसा आ जाए ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, इसको क्या बोलते हैं? असंगत। असंगत का मतलब क्या होता है? कोई हल जब नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? असंगत। संगत तब होता है जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 या फिर तीनों तीनों बराबर, उसको संपाती बोलते हैं। आश्रित को हम आश्रित जब होता है तो उसको संपाती कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। 2x + 3y = 4 और 4x + 6y = 12 का हल किस प्रकार है? या तो संपाती होगा या तो समांतरघात प्रतिच्छेद। इसके अलावा कोई तीसरा इसमें चौथा केस नहीं बनता है, ठीक ना। तो इसके वही A1/A2 का हम तुलना करते हैं। यहाँ से A1/A2 निकालें। A1 की जगह पर 2, इसकी जगह पर 4, 1/2 आएगा कट के। फिर उनसे B1/B2 निकालेंगे। B1 की जगह पर 3 और इसकी जगह पर 6 कट कर 3 दूनी 6, 1/2। फिर C1/C2 चेक करना हमको। 4/-4/-12 यहाँ पे 4 दिया 12। हम देख रहे हैं क्या 1/2 A1/A2 और B1/B2 बराबर। फिर यहाँ पे बराबर नहीं तो क्या होगा? समांतर होना चाहिए, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण लिखा है 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 0। कितने हल हैं? जब इस प्रकार क्वेश्चन कितने हल, इसका या तो आंसर एक हल हो सकता है या फिर कोई हल नहीं, या तो अनगिनत हल नहीं। इसका 2 हल 3 हल वाला ऑप्शन फिर तो उसको पहले ही हटा देना है। तो यहाँ से हम A1/A2 निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं, चेक करें सच। यहाँ पे 3x लिखते हैं, उसके सामने यहाँ पर y के सामने y को लिखते हैं +y और +2। इस प्रकार इसको अलग अलग खाँचे में बांट देना। यहाँ पे x 2/3 आ रहा है, यहाँ पे कट जाएगा -3/। तो हमको यहाँ से शायद निकलना चाहिए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो इसका क्या होना चाहिए? एक और केवल एक हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण लिखा है? x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 का अनंत हल। अनंत हल होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो A1 के जगह पर A1 क्या होता है? x का गुणों को A1 बोलेंगे और y के गुणों को भी बोलते हैं और c को हम अचर पद बोल देते हैं जो कांस्टेंट हमको दिया हुआ। तो यहाँ पे A1 के जगह पर 1 और A2 की जगह पर क्या हो जाना चाहिए? 5। 1/5 बराबर B1 कितना है? यहाँ से 2 और यहाँ पे कितना है? B2 कितना है? k। ये इसी k का मान, तो कोनों को निगुणों कर देंगे। एक गुणों को k बराबर क्या होना चाहिए? 5 दूनी 10। एक और तरीका देख सकते हैं। यहाँ 1 से 5 हो रहा है, क्या 5 गुनी हो रहा है? तो यहाँ 2 का भी 5 गुनी, हमको क्या यहाँ पे 10 होना चाहिए, जो कि एक आंसर भी दिया हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में होने के लिए या तो पद में कोई चीज़ जोड़ा जाता है समान चीज़, या फिर समान चीज़ को घटाया जाता है। तो उससे 2 है 4 है 8 है, यहाँ पर 2 गुणों, इसमें से हम 2 से गुणों किया जा रहा है। इसमें भी 2 से गुणों, तो इसको हम AP नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे देखते 0 से -4 -8 -12, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि -4 -4 8 हो रहा है, तो आंसर D के साथ जाएगा। जब इस पर 0.3 इस प्रकार का इसका AP में नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। अंतर 2 जब AP में बोलेंगे चेक करने, इसको चेक किया जाता है A2 - A1 बराबर A3 - A2। इस प्रकार से घटा के देख सकते हैं। 11 में से एक जगह पे दोनों पद का अंतर 10 बन रहा है, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 0 क्यों पे ऐसा आंसर नहीं कि दोनों का अंतर समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अंतर समान नहीं बन रहा, क्यों पे अंतर समान है। आसान लग रहा है हमको देखने में, आंसर हो जाएगा D। फिर देखते हैं P के किस मान के लिए पद 2P + 1 और 13, 5P - 3 समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी में एक रूल है, अगर कोई संख्या 3 संख्या ABC AP में होना, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, उसमें 2 से भाग दीजिए, तो हमको बीच वाला पद निकाल जाता है। उसका बीच वाला पद उसका औसत होता है, तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, हमको 13 निकलना चाहिए। या फिर आप यहाँ से आंसर रख के चेक कर सकते हैं, P की जगह पर हो सकता है आप 3 ले लीजिए, लेने के बाद देखना कि क्या ये P बन रहा है कि नहीं। तो आंसर चेक करना से अच्छा इसको हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। इस दोनों को जोड़ना 5P + 2P 7P बन रहा है, और -1 और -3, तो -2/2 करें, हमको 13 मिलना चाहिए। कोनों को निगुणों 5P - 2 बराबर 13 दूनी 26। वो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए हैं, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7P होना चाहिए, ठीक है। तो 7P - 2 बराबर 26, 3 से 7P बराबर 26 2 28, तो P बराबर कट जाएगा 4। तो P का मान क्या होना चाहिए? 4 आंसर लेके भी देख सकते हैं। 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे 13 5 20
20 में से 3 जाएगा 17, 9 4 13, 13 4 17, सब में 4 4 बढ़ा है। इसका सारवंतर 4, उन्हीं की इसका सारवंतर ने पूछा, पी का मान पूछा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पी हमको दिया हुआ ए 25 माइनस ए 10, तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, ए 25 और 10 नहीं निकलना, 25 और 10 का डिफरेंट 15 और यहाँ पर 15 दिया गया, दोनों का अंतर 15 का सारवंतर कितने पे दिया 8 माइनस 3 5, तो 75 आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पी का दूसरा पद दिया, पाँचवा पद दिया, तो इसका सारवंतर पूछा जा रहा है। दूसरा पद क्या था ए प्लस डी, और दूसरा पद और पाँचवा 2 में से पहुँच जाएगा 3, 3 डी बराबर 25 माइनस 13 12, तो डी का मान 3 चौक 12, आंसर भी एक साथ जाएगा। फिर देखते हैं ए पी के प्रथम एन पदों के यहाँ पे योगफल दिया है, तो S1 बोले या फिर A1 होने प्रथम पद दोनों समान एक के जगह पर होकर तो 5 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4। फिर S2 अगर निकालें तो एन के जगह पर तो 5 दूनी 10 माइनस 4 6, ठीक ना। तो S2 निकले यहाँ पे S1, तो यहाँ से A2 निकालता है फॉर्मूला था S2 माइनस S1, 6 में से 4 जाएगा 2, तो A2 निकला है 2 और प्रथम पद निकला है 4, तो ए पी की डी क्या होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 2 माइनस 4 बोले तो आंसर भी एक साथ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन उम्मीद है कि रहता ही है, क्योंकि कौन तो बहुपद के लिए हम क्या देखते हैं, चर राशि का घात क्या होता है धनात्मक होना चाहिए और उसमें एक ही प्रकार के चर हो, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या चर राशि का घात धनात्मक होना चाहिए, यहाँ पे धनात्मक है ये भी ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होना चाहिए भी ठीक है, लेकिन एक्स नीचे हम जब इसको ऊपर करें तो मैंने जाएगा तो आंसर डी, तो यही बहुपद नहीं होगा, आंसर डी के साथ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, बहुपद इतना और इतना का घात पूछ रहा है, 2 बहुपद हमको दिए, दोनों को गुणों करना है, तो गुणों नहीं करें, इस बहुपद का घात 5 है और इसका घात कितना 6, तो 5 + 6 बोले तो 11, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, बहुपद इतना को शून्य, जब इस प्रकार से इसका बहुपद का शून्य पूछें तो इसको 0 के बराबर करते हैं, x² - 11 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 11, तो x का मान √100 +-11 +11 या फिर -11, आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर डी के साथ। यहाँ पर अगर 4 रहता तो उसको रूट में 4 एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेते, तो 4 का यहाँ पे 2 निकल जाएगा प्लस में या फिर माइनस में, कोई भी यहाँ पे मान रह सकता। यहाँ पे 13 रह जाएगा तो सिर्फ हमको √13 +-13 कर देना। आगे देखते हैं फिर बहुपद यदि -2 एवं -2 घात बहुपद इतना का शून्य हो तो हमसे ए और बी का मान पूछा जा रहा है, इसको डिटेल में नहीं जाते हैं, शॉर्ट सॉल्यूशन देखते हैं। शून्यकों क्या होता है अल्फा + बीटा -b/a, तो शून्यकों को जब इस दो शून्य को जोड़ेंगे तो -2 और -5 बनेगा बराबर, यहाँ पे -b/a, तो b के जगह पर क्या है a+1, तो -a+1 अब बटे ए के जगह पर क्या है 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ए बराबर 5 - 1 बोले 4, ए बराबर 4 होना चाहिए, किसी ऑप्शन में आंसर सिर्फ यहाँ पे दिया। उसी प्रकार से हम बी का मान भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा करेंगे उससे भी निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 घात x² - 0x अल्फा शून्य गुणनफल दिया था हमका, एक मान पूछ रहा हमसे, तो गुणनफल क्या था c/a, तो 8 बराबर क्या है c/a, सी के जगह पर क्या है a बटे क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 गुना 8, यहाँ पे आंसर तो 8 ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस 2 घात बहुपद के शून्य 4 एवं -2, तो शून्य हमको दिया उसको खोजना है, तो शून्य क्या था 2 घात बहुपद x² - शून्य को दोनों को जोड़ना 4 और 2 को जोड़ेंगे 2x, और क्या था शून्य का गुणनफल 4 में 2 -8, तो x² - 2x -8, आंसर ए के साथ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, px x² + 3x - 4 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा निकलना 4 से भाग देना होता है, अल्फा इंटू बीटा -4, अब 4 से भाग में क्या होगा -1। आगे देखते हैं, यदि बहुपद qx का एक शून्य को -1 के गुणनखंड, यहाँ अगर शून्य को -1 तो आंसर प्लस में, अगर प्लस में रहता तो माइनस में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद x² - 2x³ - x + 2 को x² - 3 + 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात, तो भागफल का घात पूछे कुछ नहीं करना, इसका घात क्या होगा 4 और इसका घात क्या है 2, तो 4 में 2 जगह आंसर 2, अगर गुणों में रहता तो दोनों को जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं फिर, 2 घात बहुपद x² - 3x + 1 में पहुँच के शून्य का अल्फा +1 और बीटा +1, तो पहले यहाँ से हम इसको हल करें, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा प्लस से गुना अल्फा
ए गुनो बीटा हो से बीटा +1। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल कुछ नहीं है क्यों से हमको निकालना पहले, तो इसको तोड़ना पहले x² - 3x - 3 - 5 x² - 3x - 5 3 8। तो से अल्फा इंटू बीटा क्या निकल रहा है -8 प्लस योग क्या निकलेगा 3 और +1। तो यहाँ पे 3 1 4 तो आंसर जाएगा -4। फिर देखते प्रथम 10 विषम संख्या का मान, तो प्रथम 10 विषम संख्या का आंसर 10, अगर 5 रहता तो 5, अगर सम रहता तो उसमें एक बार हाथ देते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 6 16 8 22 इतनों का माध्यिका हमसे पूछे ना, तो सबसे पहले क्या करना हमको, इसको आरोही अवरोही क्रम में साथ, लेकिन उससे पहले गिनती कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो 9 में 1 जोड़ देते हैं, 2 से भाग 9 10 बटे, तो पाँचवां पद इसका क्या होगा माध्यिका। तो पाँचवां पद हमको इसमें देखना होता, तो इसमें आरोही या फिर अवरोही में सजाते पहले छोटा 6 को लिखते हैं, फिर 8 को लेना है, उसके बाद क्या 6 है 8 है, उसके बाद हमको 9 दिख रहा है, 9 के बाद और कोई है उसके बाद 15, उसके बाद अगला पद क्या है 16। तो 1 2 3 4 पाँचवां पद हमको मिल गया, क्या होगा इसका 16। तो इस प्रकार से इसको पूरे को हमको अवरोही अवरोही नहीं लिखना, जितना पद चाहे हमको उतना ही लिखना है। अगला देखते हैं, बहुलक पूछा जा रहा, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या होगा बहुलक, क्योंकि शुरू में पाँच कितना बार, एक बार, यहाँ पे 2 बार आ रहा है 5, और कहीं पे नहीं है 2 बार। 5 6 कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 6 3 बार आ रहा है, और 2 कितना बार 1 बार, और 3 भी नहीं, तो आंसर 6 जाएगा बी के साथ। एक बारंबारता मान एक इस पर एक सवाल आता है, हमको पता 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक ना, इसको हम देखते इस पर देख लेते हैं। तो 3 गुना माध्यिका का मान हमको कितना दिया हुआ है 48.64 बराबर बहुलक का मान हमको दिया हुआ 46.52। तो हमको 2 माध्य हमसे यहाँ से माध्य का मान पूछा जा रहा है, इसको गुणों करते हैं। 4 × 12 6 × 18 19 गुना 8 × 24 और 4 × 12 2 14, और यहाँ पे इसको घटाना है, फिर प्लस में धरा के 46.52, तो 0 यहाँ पे 4.8 14 में 100 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 में 4 98.4, यहाँ पे 2 से भाग, तो इसको भाग करने के बाद 49.79। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 परीक्षण इतना और इतनों का माध्य 11 है, तो x, तो माध्य निकालने के सभी को जोड़ देते हैं, और उसमें जितना पद है उसको उससे भाग कर देते हैं, हमको माध्य निकल जाता है। तो इस सब को जोड़ना, x 1 यहाँ 2 3 4 5, तो 5x हो जाएगा, और अचार पद 2 4 6 6 6 12 12 8 20, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5, 5 से देने पर हमको 11 मिलना चाहिए। ठीक, तो 5x + 20 बराबर 55, और 55 में से 20 जाएगा 35, 5 भागा 35 7, आंसर सी। आगे देखते हैं, एक असंभव घटना में परखता 0 और निश्चित घटना पूछता तो 1 हो जाता। पूछा जा रहा पी बराबर 0.4, तो पी नहीं, तो परखता का मान दिया, तो परखता का मान नहीं का पूछ रहा, तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन, तो 1 में से इसको क्या करते हैं घटा देते हैं, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, 2 पासों के फेंक में संभव परिणाम, तो पासा में कितनों सतह होता है 2 सतह होता है, हेड या टेल, इसको 2 बार फेंका जा रहा है ना। संभव परिणाम 2 पासों के फेंक में संभव परिणामों की संख्या, और 2 पासा पूछा सॉरी, तो पासा में कितनों सतह होता है 6, तो 2 बार फेंकेंगे तो 6 गुना 6 36, आंसर हो जाएगा। 3 बार फेंकता 3 बार 6 को गुणों कर देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी घटना में परखता नहीं हो सकते, तो परखता का मान 0 और 1, इस 0 और 1 से इसके बीच में होता है, तो यहाँ पे 1.5 जो कि इससे क्या है बड़ा है 1 से, आंसर हो जाएगा बी के साथ। एक पासे की फेंक में विषम संख्या नहीं होने की परखता, तो पासा जब फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक तो या तो विषम होना चाहिए या तो सम, तो पासा की फेंक में अगर विषम नहीं होने मतलब सम, तो 1 से 6 तक में 3 सम होता, तो 3/6 काट के 1/2, कुल घटनाओं को नीचे रखते हैं और संभव परिणाम को ऊपर रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बिंदु a/2 को 4 बिंदु a -6 5 एवं b -2 5 को जोड़ में रेखाखंड का मध्य बिंदु a का मान, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मध्य बिंदु दिया हुआ ना, तो x नियमक में एक है, तो हम x नियमक को ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। -6 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए a/2, नीचे से और कैसे -2 6 -2 -8, आंसर ए के साथ।
तीन बिंदु एक रेखिक हो तो उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीन बिंदु कोई लेते हैं, एक रेखिक मतलब एक ही रेखा पर, तो त्रिभुज से बने क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, वहाँ पे त्रिभुज ही नहीं बनेगा। क्या दिया हुआ, तीन त्रिभुज के तीन शीर्ष दिया हुआ है, तो उसके केंद्रक के निर्देशों, तो केंद्रक के नियम क्या है, एक्स नियमक को जोड़ के 3 से भाग और वाई नियमक को जोड़ के 3 से भाग। 8 5 13, 13 में से एक जगह 12/3, तो क्या होगा 4। एक्स नियमक 4 होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में आंसर डी में है तो इसको देख लेना है, पूरा हमको वाई का निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, एक हमको दिया त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का अर्धक है, तो पहले हम एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, और किसका अर्धक है, ए का, ए यहाँ बी सी, अर्धक का मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांटा जा रहा है, एडी के बराबर, और क्या दिया है यहाँ पे ए सी बराबर कितना दिया है 14, और ये भी दिया है 10 हमसे, और बी सी टोटल हमको दिया है 6, तो डी सी का मान इतनों का मान हमसे पूछा जा रहा है। एक चीज़ रूल है, अगर कोई इस कोण को अगर विभाजित कर रहा है अर्धक है, तो इस ए क्या होता है, ए बी बटे ए सी का जो अनुपात होगा ना वही बी डी बटे डी सी का होगा। तो ए बी का मान 10, ए सी का मान 14 बराबर बी डी हमको, और डी सी का अनुपात यहाँ से निकालते हैं 10/14, तो 2 से काटेंगे 5:7, तो बी डी 5 है तो सी डी 7 होना चाहिए, लेकिन हमको पूरा अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे बी सी का अमाउंट 6, और यहाँ बी डी और डी सी को जोड़ेंगे तो हमको 6 7 5 12 का वैल्यू 6 है, तो एक का 0.5 होना चाहिए। हमसे पूछा किसका अमाउंट पूछ रहा है, डी सी का अमाउंट, और डी सी का अमाउंट से हमको कितना दिया हुआ है 7, तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 3.5 आंसर बी के साथ जाएगा। ठीक, थेल्स फॉर्मस क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी हमको दिया हुआ है, ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी, यहाँ से डी ई समांतर बी सी, यहाँ पे डी ई को लिखना है, ए डी का अमाउंट 3 दिया हुआ, बी डी का अमाउंट 5 दिया हुआ, ए सी का अमाउंट कितना दिया 5.6, टोटल का अमाउंट दिया है, तो हमसे किसका अमाउंट ए का अमाउंट पूछा, तो हमको टोटल का अमाउंट दिया था, हम भी यहाँ और ए का अमाउंट पूछते, ए अगर इसका हम ए डी लेंगे, इसका टोटल क्या आ जाएगा ए बी, बट ए ले लेते इसका टोटल क्या आ जाएगा ए सी, तो ए डी का अमाउंट 3 दिया, ए बी का अमाउंट 5 3 8 बराबर ए का अमाउंट हमको निकालना है, और इसका अमाउंट कितना 5.6, 8 से 8 7 56.7 बनो, कोण 7 पॉइंट आंसर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात है तो उसके परिमापों का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात 5 है तो परिमाप का अनुपात भी वही, अगर भुजा का क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते। ठीक, आगे देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी का मान दिया, ऐसे मान दिया बी सी, इस प्रकार के बिहार बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, आंसर तो हम उनके 90 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस लगा करके चेक कर लेते हैं, कोई 12 भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या 12 उसका स्क्वायर करते हैं, और अन्य दो भुजा का स्क्वायर उन्हें 6 का स्क्वायर, और फिर क्या 6√3 का स्क्वायर करके देखते हैं 36, और यहाँ पे 36 दिया 108, इस दोनों को जोड़ने पर 140, और यहाँ पर भी 144, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या कहता है, वही आंसर क्या आ जाएगा भी 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 है तथा एक समबाहु त्रिभुज डीएफ की भुजा 6 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा जा रहा, कुछ नहीं करते हैं, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी √3/4 गुना यहाँ पे भुजा स्क्वायर, भुजा का मान एक्स का एक्स तो इसका हुआ है, और स्क्वायर तो से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर कितना 12/6 का स्क्वायर, तो 6 से काटेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4:1 आंसर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, क्या दुआ त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या समरूप त्रिभुज जिसमें ए डी शीर्ष से बी सी पर लंब है तथा पी लंब है, ए डी इतना पी त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, कोई नहीं, अगर यहाँ पर दोनों का लंब का दिया है 9:7 ने, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर करें 81:79, उन्हें कुछ भी दे करके क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर देते हैं, और क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछे संगत ऊंचाई पूछे तो वहाँ उसका अंडर रूट ले लेना। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया तो इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 गुना भुजा का मान 12, 2 से काटेंगे 6, 6√3 आंसर बी के साथ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव खत्म हो रहा है।